वेल हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? सभी का स्वागत है अफसर सीरीज में। और आज इस बढ़िया बरसते मौसम में मैं और मेरी अभी चाय की प्याली जो मैंने खत्म करी है, हम दोनों आपके लिए लेके आए हैं बेटा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, हमने चैप्टर 1 बढ़िया से देख लिया, 2 भी देख लिया। नहीं देखा तो जाओ यहाँ पर और क्लिक करो और उसको देखो। और आज हम लेके आए करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आगे निकल चुके हैं। अब हमारा चार्ज जो बैठा हुआ था बैठा नहीं रहेगा, अब वो चलना स्टार्ट करेगा। जी हाँ, मूव करेगा। और हमने पढ़ा है 10वीं में क्या होता है जब चार्ज चलता है। जी हाँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट। करंट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो हम देखने वाले इलेक्ट्रिक करंट। बहुत बढ़िया वीडियो शूट हुई हैं, आपको मिनिमम टू मिनिमम 10 वीडियोस तो देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी इस चैप्टर में। 10 वीडियो, जी हाँ, और बहुत ही अच्छा टॉप नॉच लेवल का हम कंटेंट इसमें लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और स्वागत कर रहे हैं आपका मेरे चैनल यानी फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स पे। और मेरा नाम, जी हाँ, वरुण। मेरा नाम वरुण। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा इस वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना यार, और बेल आइकन को दबाना। और यहाँ इसको नहीं भैया, जो यहाँ बगल में तुम्हारे है ना, उसको दबाना है ना। बहुत से बच्चे सर हम आपकी स्क्रीन पे दबाते रहते हैं, सब्सक्राइब नहीं हो रहा। तो इतने मासूम बच्चे भी हैं, तो भैया तुम्हारे यूट्यूब पे जो सब्सक्राइब बटन है उसको। चलिए आइए आज देखने जा रहे हैं भैया इलेक्ट्रिक करंट का। मैं आपको बढ़िया सा आइडिया दूंगा क्या है इलेक्ट्रिक करंट, और साथ में ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी समझाऊंगा, बताऊंगा आपको क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जी हाँ, तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। कहानी अब तक मतलब अगर आप मेरे साथ चैप्टर 1 से जुड़े हुए हो तो आपने अभी तक ये देखा कि हमने सबसे पहले क्लास 12 फिजिक्स की जब शुरुआत करी तो उसको हमने करा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मतलब हमने इसमें देखा कि जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो चार्ज, बैठा हुआ चार्ज एक इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाता है। तो हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड के बेटा कॉन्सेप्ट देखे, बढ़िया से देखे। चार्ज बैठा है, क्या कर रहा है। एक चार्ज के चारों ओर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो उस पर जो बल लगता है उसको हमने समझा इलेक्ट्रिकल फील्ड की फॉर्म में। तो ये था हमारा चैप्टर 1, बढ़िया से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नहीं देखा तो जाओ देख के आओ। उसके बाद हमने देखा चैप्टर 2। चैप्टर 2 इसमें हमने एक चार्ज जब बैठा होता है तो उसके आसपास कोई चार्ज आ जाए तो उस पर जो बल लगता है उसको हमने समझा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के टर्म्स में। और इसके सारे सिद्धांत देखे, और कैपेसिटर भी आया था यहाँ, बढ़िया से हमने कवर कराए। नहीं देखा तो उसको भी जाओ देखो, वीडियो आ रही होगी, क्लिक करो और देखो अच्छे से। अब बेटा ये चार्ज बैठा बैठा हो गया है बोर, और अब ये चार्ज उठेगा और उठ के चलेगा ये चार्ज अब चलेगा। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अब खत्म हो रहा है, समझ गए ना। डायनेमिक्स की तरफ हम जा रहे हैं। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म, जब ये चार्ज चलेगा तो चैप्टर नंबर 3 आएगा विच इज योर करंट इलेक्ट्रिसिटी। और चार्ज चलता है तो आपको पता है करंट बनता है, इसलिए द नेम करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। आइए, ये था अभी तक की कहानी। अगर आपको पसंद आई है तो भैया चैनल सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ो। सर कितनी बार बोलोगे भाई, तुम जितनी बार जब तक नहीं करोगे, ठीक है। अब इस चैप्टर में हमारा टारगेट क्या है, हमें पढ़ना क्या है। तो अब ध्यान से देखो बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर आपको याद हो क्लास 10th में भी आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था ना। तो बस जो आपने वहाँ पढ़ा था हम वहाँ यहाँ पर भी वही पढ़ने वाले हैं, लेकिन इतना ईजी नहीं, थोड़ा सा चीज़ें आएंगी। हम यहाँ पर बेटा सबसे पहले करंट को समझेंगे। करंट के बाद हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पक्का CBSE यहाँ से सवाल देता ही देता है बेटा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब हम समझ जाएंगे तो इनके बीच में रिलेशन बनाना, ये सारी चीज़ जब हम पकड़ जाएंगे अच्छे से, तब हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा बेटा ओम्स लॉ का। और साथ के साथ ओम्स लॉ के आते के बाद हम रेजिस्टिविटी को वर्सेस टेम्परेचर, हम बेटा इसको भी बहुत डेप्थ में समझेंगे, देखेंगे कि क्या ग्राफ्स हैं। 110% आएंगे ही आएंगे CBSE में। एक बार ये हो जाए उसके बाद बेटा हमें पोटेंशियल समझना है। पोटेंशियल हमने देखा भी पिछले चैप्टर में, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देखा, वोल्टेज, तो हम उसी की बात कर रहे हैं। हम वोल्टेज देखेंगे, वोल्टेज क्या है, ठीक है। और वोल्टेज हम
जाहिर सी बात है ये हम थोड़ा पहले समझ लेंगे क्योंकि मुझे ओम्स लॉ भी आपको समझाना है। तो वोल्टेज हमें पता है, तो वो वोल्टेज समझोगे तभी ओम्स लॉ हो जाएगा। ये हो जाएगा। उसके बाद बेटा हमारे पास नेटवर्क थ्योरी आएगा। अरे सर ये क्या लिख रहे हैं, ये तो कहीं देखा नहीं। नेटवर्क थ्योरी मतलब प्यारे से बच्चों के लिए KCL एंड KVL, हम इसको देखेंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्वेश्चन नेटवर्क एनालिसिस के होते हैं, नेटवर्क थ्योरी देखेंगे, ठीक है ना। अब मुझे पता है आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस नहीं है, CBSE ने कटवा दिया, लेकिन CBSE ने इलेक्ट्रिकल पावर को नहीं कटवाया, है ना, या एनर्जी को नहीं कटवाया। तो उसके लिए आपको कॉम्बिनेशन आना चाहिए, और अगर आपको कॉम्बिनेशन का आइडिया नहीं है तो आप कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन वो ज़रूर देखेगा। वीडियो का लिंक आ रहा होगा, सारे कॉम्बिनेशन मैंने बढ़िया से करवाए, वो ज़रूर देखना, आपको समझ आएगा। तो यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन देखेंगे रेजिस्टेंस के, मैं आपको फिर भी आइडिया ज़रूर दूंगा, ठीक है। उसके बाद जब हमारे ये हो जाएंगे, फिर हम एक एडवांस मेथड देखेंगे बेटा, कुछ एडवांस ट्रिक्स देखेंगे जिसमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे पास और बहुत से कॉन्सेप्ट हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन दोनों के ही कॉन्सेप्ट भरे हुए हैं, वो भी यहाँ पर भर के हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा आप समझ लो हमारा टारगेट ये है। इक्का दुक्का टॉपिक और होंगे हमारे पास जो बीच में आएंगे, उसको भी हम बहुत बढ़िया से देखेंगे। जैसे यहीं पे हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज भी आ जाएगा, ठीक है ना। ये सब कलर कोडिंग हम नहीं करेंगे, वो हमारे सिलेबस में नहीं, ठीक है ना। सो ये हमारा टारगेट होने वाले हैं, और आज हम इस टारगेट के पहले पार्ट यानी कि इन दोनों पे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए करते हैं चर्चा, देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको मैं ज़्यादा तोड़ मरोड़ के नहीं बताने वाला भाई। करंट क्या होता है सुनो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनीथिंग इज करंट। हाँ, अरे अगर हवा बाहर चल रही है ना, अभी यहाँ बारिश हो रही है, तो बारिश के बहने की भी एक दर है ना। तो वाटर कितनी तेजी से गिर रहा है वो भी करंट ही है। जब चार्ज कितनी तेजी से चल रहा है वो चार्ज इलेक्ट्रिक करंट बनाता है ना। करंट तो हर चीज ही होती है ना, वाटर करंट भी होता है, एयर करंट भी होता है ना। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनीथिंग इज करंट। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करी जाए तो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसी को ही अपन इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है ना। बहुत बेसिक सी चीज, ठीक। अब करंट की डेफिनेशन का आइडिया हमें है, कोई दिक्कत नहीं। करंट एक कैसी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखो। इट इज़ जस्ट अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब कितने एंगल पे करंट आ रहा है आपको ये सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यूनिट करंट की अगर देखा जाए तो एम्पियर करंट की फेमस यूनिट है। CGS यूनिट में EMU है। और करंट का फॉर्मूला जैसे आप जानते हो, फॉर्मूला कित गया भाई, फॉर्मूला 1 एम्पियर, अरे कहीं पे बनाया नहीं। फॉर्मूला अगर आप जानते हो करंट का, तो करंट का फॉर्मूला I = Q/T होता है ना। Q क्या होता है, Q = NE, तो करंट का फॉर्मूला NE/T भी होता है। यहाँ से अगर आप देखो तो चार्ज की यूनिट कूलम और समय की यूनिट सेकंड, तो करंट की एक यूनिट कूलम पर सेकंड भी होती है, ठीक है ना। तो एक एक्स्ट्रा चीज़ है, लिखी नहीं थी मैंने यहाँ बता दी। अब यहाँ से आपसे कभी कभार, आपको पता है आपने 10वीं में पढ़ा है कि पूछता है 1 एम्पियर ऑफ करंट क्या होता है। तो 1 एम्पियर करंट बनाने के लिए 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में अगर फ्लो कर जाए तो 1 एम्पियर करंट बनाता है। 1 एम्पियर करंट इज द अमाउंट ऑफ करंट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज अक्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 सेकेंड। तो सिंपल वो 1 एम्पियर होता है, बेसिक डेफिनेशन। डायमेंशन सिंपल A है इसकी, करंट की डायमेंशन A, ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। करंट को किस मीटर से नापते हैं, अब इसके लिए मैंने 10th में भी बच्चों ने जो मेरे से पढ़े हैं मैंने उनको भी समझाया है, आपको भी मैं बता रहा हूँ। बेटा कभी भी आपसे किसी भी क्वांटिटी को, मतलब जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, किसी भी क्वांटिटी को नापने का मीटर पूछ रहा है ना, आप सिंपली जो मेन ऐसा यूनिट है उस यूनिट को उठाओ और उसके आगे मीटर लगा दो। जैसे करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर, तो जो एम्पियर को नाप दे एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। अब एम्पियर मीटर बहुत बड़ा लगता है बोलना, इसलिए हम एम्पियर मीटर ना बोल के सीधा एम मीटर बोल देते हैं सीधा। अब देखो वोल्टेज की यूनिट वोल्ट, जो वोल्ट को नाप दे वोल्ट मीटर,
रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, जो ओम को नाप दे ओम मीटर, ओम मीटर। पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, पावर की इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट वाट, जो वाट को नाप दे वाट मीटर, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी के लिए एनर्जी ही है, जूल मीटर नहीं बोलेंगे, तो इसलिए बोला था 99%, हर बार नहीं, ठीक है ना। तो जो जूल, जो एनर्जी को नाप ले वो एनर्जी मीटर। तुम्हारे घर के बाहर जो लगे हुए हैं ना जिसमें बिल आता है वो एनर्जी मीटर, ठीक है, वो एनर्जी को चेक करते हैं। मैंने इतनी सी ये जो एनर्जी मीटर बताया ना, मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बता डाला, अभी आगे आएगा, तुम्हें एहसास भी नहीं है, ठीक है। चलो, एम मीटर का कनेक्शन। अब एम मीटर का कनेक्शन कैसा होता है? हमेशा ऑलवेज इन सीरीज, बेटा ये हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? अब ध्यान से देखो, एम मीटर कनेक्शन मैंने बताया। एम मीटर करता क्या है? एम मीटर करता क्या है अभी बताया। एम मीटर इट मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। अभी एम मीटर, वोल्ट मीटर अभी बहुत डिटेल में मैं आगे बताऊंगा, अभी तो एक पेज में करंट को पूरा निपटा रहा है। एम मीटर करंट को मेजर करता है। सर गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर है बेटा दादाजी, सबसे पहले गैल्वेनोमीटर बने, ठीक है। गैल्वेनोमीटर जो थे उनका काम था कि ये करंट को डिटेक्ट कर सकता था, मतलब ये बता देता था कि हाँ इसमें करंट है। मेजर नहीं कर पाएगा, इतना लेवल नहीं था कि इतना भारी करंट मेजर कर ले, लेकिन हाँ बता देगा कि हाँ भाई इसमें करंट है या इसमें करंट नहीं, समझे। बहुत बेसिक वो था। तो इट डिटेक्ट्स करंट, ये करंट को डिटेक्ट करने के काम आता है। देखो क्या होता है, जब भी हमको बच्चों को, अब कोई पूछेगा ना कि यूज़ ही क्या है इसका, भैया शुरुआत में जब लेवल ज़्यादा नहीं था तो ये चीज़ें थी, और बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जहाँ पर हम एनालॉग वाला गैल्वेनोमीटर से बच्चों को एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। जैसे बच्चों को दिखाना हो कि अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो तो एक क्लोज कंडक्टर में करंट बन जाता है, तो वहाँ हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। जैसे ही मैग्नेट को एकदम से पास लेके आते हैं, दूर लेके जाते हैं तो करंट बनता है, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन मारता है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए गैल्वेनोमीटर ज़रूरी है। आपको लैब्स में ये देखने को ज़रूर मिलेगा। आपके स्कूल की जो फिजिक्स की लैब है वहाँ टीचर से आप बोलना, आपको बढ़िया सा एक ऐसा वो गैल्वेनोमीटर दिखाएंगे। ऐसा होता है बढ़िया सा गैल्वेनोमीटर, इसमें डायल होता है, यहाँ पे 2 नॉब लगी होगी लाल और काली, ठीक है ना। तो बस ये आपका गैल्वेनोमीटर होता है। एम मीटर और वोल्ट मीटर भी ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा वाला अब ज़्यादा यूज़ नहीं होता, मल्टीमीटर अब आ गए हैं, वो यूज़ होता है। मैं दिखाऊंगा अभी क्या होता है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट, ये क्या है? अब सुनो, शुरू में ऐसा माना जाता था कि जो करंट है ना वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ये माना जाता था। इसलिए कन्वेंशनल मतलब बेसिक ये मान लिया गया कि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव की वजह से, मतलब करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव, अरे क्या कर रहे हो मास्टर, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है ना, ठीक। लेकिन बाद में जाके पता चला कि पॉजिटिव चार्ज तो कुछ है ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज तो नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी है। अरे ये क्या कह रहे हो सर? भाई अगर नहीं पता ये चीज़ तो मेरा पुराना लेक्चर जाके देखो, चैप्टर 1 देखो जाके, चैप्टर 1 का पहला वीडियो, उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया भाई इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि होता क्या है, तो मैं पता चलेगा चार्ज है क्या, ठीक है ना। पॉजिटिव का क्या मतलब, नेगेटिव का क्या मतलब। तो असली में पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब असली में जो करंट बनता है वो इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से बनता है। और करंट फ्लो कैसे करता है? अब ये चीज़ कैसे करे? किताबें तो छपवा दी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, बाद में पता चला कि नहीं, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है तो करंट यहाँ जा रहा है। तो इसलिए ये मान लिया गया कि जो अब जो नया करंट है जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक करंट भी कहते हो, ये इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में चलता है ना। पहले क्या था, पहले इलेक्ट्रॉन को नहीं बताया गया था, पहले पता ही नहीं था, पहले बस ये था कि करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव पे होगा ना। तो जब करंट ऐसे मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे आया तभी करंट ऐसे गया, मतलब इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलता है, उसी को इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट इज क्या बोलेंगे, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन ही तो है यार, ये जो सारी चीजें चला रहा है इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है ना। क्या ये बात समझ आई? क्या आपको ये बेसिक करंट का आइडिया लगा? ग्रेट, आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत बेसिक है, मेरे ख्याल से ये देख के आपका 10th रिवाइज हो गया होगा। क्लास 10th के बच्चों एक पेज पढ़ लो, तुम्हारा 10th का चैप्टर रिवाइज सिर्फ करंट रिवाइज हुआ है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं अब टाइप्स ऑफ करंट। अब ये देखो करंट के क्या टाइप है, एसी डीसी नहीं, बोल अभी तो सारा स्टडी डीसी के लिए है, एसी तो आएगा 7th चैप्टर में, अभी डीसी के लिए। ये क्या है, देखो मान लो कोई तार है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। अब जो करंट फ्लो कर रहा है उसमें वो करंट बिल्कुल कांस्टेंट तो नहीं होगा, जैसे स्विच बंद करा होगा तो थोड़ा बड़ा होगा, इंक्रीज करा होगा, फिर स्विच हटाओगे तो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। हाँ, डिके करंट याद है, डिके करंट, ये सारी चीज़। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कि जब करंट धीरे धीरे बढ़ा फिर घटा, मतलब करंट कांस्टेंट तो नहीं है। तो आपको जो करंट मिलेगा वो दो तरीके से आप बता सकते हो। एक, कोई आपसे पूछ लो, जैसे आपने मान लो स्विच क्लोज करा और करंट की वैल्यू फिक्स होने तक मान लो 3 सेकंड लग गए, 3 सेकंड, तो आपसे कोई पूछ सकता है कि 0 से 3 सेकंड तक का टोटल करंट बता दो, या आपसे बोल सकता है कि मेरे को दूसरे सेकंड पे कितना करंट था ये बता दो। बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक 11th में जो आपने वेलोसिटी पढ़ी थी ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, करंट का भी बिल्कुल वही है। करंट भी आपको दो तरीके का देखने को मिलेगा। एक आपको देखने को मिलेगा बेटा इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब ये है बेटा करंट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपसे पूछ सकता है। पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मतलब ये करंट क्या होता है, इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। I इक्वल्स टू I इंस्टेंटेनियस इज बेटा dq बाय dt, ये होता है, ठीक है ना। तो ये आपको dt में कुछ भी टाइम पीरियड दे देगा कि दूसरे सेकंड पे बता, 7वें सेकंड पे बता, 10वें सेकंड पे बता, ठीक है। 10वें सेकंड तक नहीं पूछ रहा, तक नहीं है, तक नहीं है, आज पता नहीं मूड अच्छा है। तो 7वें या 10वें सेकंड तक नहीं पूछ रहा है 7वें या 10वें सेकंड पे बता कितना करंट है, तो वो आपका इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक। फिर आ जाता है आपके पास एवरेज करंट। एवरेज करंट क्या होता है? एवरेज करंट देखो, एवरेज करंट आई एवरेज, जैसे आपको पता है आई एवरेज क्या होता है? ये होता है सर टोटल चार्ज। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। ये कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। क्या आप ये बात समझे सर? टोटल चार्ज मतलब टोटल चार्ज यानी Q बाय टोटल टाइम यानी T, ऐसे मान जाएगा, ऐसे मान, ठीक। अब अगर इन दोनों फॉर्मूलों को आप देखो और आप एक रिलेशन एस्टैब्लिश करो तो आप ये भी बोल सकते हो, यहाँ से देखो, यहाँ से मैं dq को लिख सकता हूँ I डॉट dt, लिख सकता हूँ I डॉट dt। देखो dq क्या है? छोटू चार्ज एट छोटू टाइम पीरियड। मैं अगर टोटल चार्ज क्यों निकालना चाहता हूँ, टोटल, अब बताओ छोटे से बड़े पे कैसे जाते हैं? क्या यूज करते हैं? इंटीग्रेशन। अरे ईंट है, ईंट को इंटीग्रेट कर दो तो घर बन जाएगा, घर को डिफरेंशिएट कर दो तो फिर से ईंट पे आ जाओ। समझे? वही कॉन्सेप्ट की तरह से इसको यूज करो। तो मेरे पास छोटा चार्ज है, छोटे को उससे बड़े पे आना है तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो इसको इंटीग्रेट करो बेटा। dq को अगर इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा q, और q बराबर है इंटीग्रल I डॉट dt। बहुत ही बढ़िया सुंदर फॉर्मूला आपके पास है, ये तो है ही है और ये भी है। अगर ये समझ आया तो मैं क्या इसको इस सेकंड में रख सकता हूँ, पुट 1 in second, so I average will be Q की जगह मैं इंटीग्रल I डॉट dt बटे T। अब यहाँ बड़ा सा T रखना अजीब सा लग रहा है सर, अजीब सा लग रहा है, तो मैं क्या करूँ? मैं T को क्या मैं इंटीग्रल dt लिख सकता हूँ? इंटीग्रल dt, देखो dt को इंटीग्रेट करेंगे तो T आ जाएगा। मतलब एवरेज करंट निकालना हो, अगर आपको एवरेज करंट निकालना हो तो ये भी एक फॉर्मूला है। आपको याद होगा किसी भी चीज़ का अगर एवरेज निकालना हो तो उसको समय के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट करके टोटल समय से डिवाइड कर दो। टोटल समय से डिवाइड करा है और कुछ भी नहीं है, या आप इंटीग्रल dt बोल लो। तो एवरेज करंट निकालने का ये भी एक तरीका है, ठीक। और ये तो आपका चार्ज का मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। मतलब अगर, अब सुनो, मास्टर क्यों करवाया तो नहीं है, देखो अगर आपको चार्ज की इक्वेशन देके करंट पूछ रहा है तो चार्ज को डिफरेंशिएट कर दो, करंट आ जाएगा। अगर आपको करंट की इक्वेशन देके चार्ज पूछ रहा है तो भैया इसको यहां फेंको, यानी डी आई को इंटीग्रेट करो तो चार्ज आ जाएगा।
इसलिए इसका यूज़ है। मैं आपको भी क्वेश्चंस करके भी दिखाऊंगा। ये बात समझे, ये बात समझे। अच्छा एक बात और बताओ, ग्राफ तो याद होंगे, ग्राफ ऐसा बनता है ना, ग्राफ ऐसा बनता है, ये एक्स या वाई। ग्राफ की जो भी स्लोप होती है, स्लोप को हम क्या बोलते हैं, स्लोप के लिए फॉर्मूला क्या है, स्लोप के लिए स्लोप सर dy बाई डी एक्स, स्लोप यही तो होती है, dy बाई डी एक्स, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप होती है। तो अगर स्लोप ये होती है तो dy बाई डी एक्स मतलब dq बाई dt, मतलब q और t का ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो y में q x में t, y में q x में t, dq बाई dt, मतलब इसकी स्लोप इंस्टेंटेनियस करंट देगी। जी हाँ, अगर आपके पास ग्राफ आ जाए, qt का ग्राफ आ जाए और इस पर कोई स्लोप बन जाए तो आप याद रखो ये है इंस्टेंटेनियस करंट। जी हाँ, समझे ना, I इंस्टेंटेनियस dq बाय dt है, समझे आप। सर व्हाट इज द एरिया अंडर द स्लोप, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, एरिया अंडर द स्लोप दिमाग मत लगाओ, ये कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखो, सर IT ग्राफ आ जाए, I क्या था, dq बाई dt। सर dq को आप I डॉट dt भी लिख सकते हो। इसको सर जब इंटीग्रेट करते हैं तो dq हो जाता है q और ये हो जाता है इंटीग्रल I डॉट dt। I इंटू डी टी मतलब अगर मैंने एक स्लोप बना दी, एग्जाम्पल के लिए I इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम, यहाँ क्या है, करंट इंटू टाइम का इंटीग्रेशन Q, करंट इंटू टाइम I इंटू टी करेंगे तो ये एरिया आएगा। मतलब ये क्या है, ये बेसिकली एरिया है, और एरिया क्या दे रहा है, टोटल चार्ज। वेरी नाइस, मतलब एरिया अंडर द स्लोप ऑफ IT ग्राफ गिव्स टोटल चार्ज। सही है ना, सही, बढ़िया, मस्का। चलो तो हमें ग्राफ भी पता चले, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। आइए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, फटाफट निपटाते हैं, आप भी निपटाइए, हम भी निपटाते हैं। कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पासेस थ्रू अ बल्ब इन 1 मिनट इफ द करंट इज 400 मिली एम्पेयर। गिवन क्या है भाई, करंट गिवन है कितना, 400 मिली एम्प। टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स। पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हुए। हम जानते हैं I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, क्यू इक्वल्स टू एन ई बाई टी। आप कितने इलेक्ट्रॉन्स, यानी आपसे n पूछ रहा है तो n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा आई टी बाई ई। सो n विल बी, करंट कितना है 400 मिली एम्प्स इंटू टाइम इज 60 सेकेंड्स, E इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको सॉल्व कर लो, 6 चौक 24 इंटू, देखो 1 2 3, इस 3 से ये 3 जाएगा तो बचेगा 24 बटे 16, और ये हो जाएगा 10 की पावर -20। एक 10 इसको दे दो तो 16 और 10 की पावर -20, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर 20। इसको काटा बेटी करो, जो कट रहा है काटो, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, यानी कितना आया, ये आया 1.5 इंटू 10 की पावर 20, मतलब 15 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे, ठीक है, दिस इज द आंसर। सेकंड देखो, 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स पासेस फ्रॉम पॉइंट A टुवर्ड्स पॉइंट B इन 0.1 सेकेंड, ठीक है, मतलब n दे रखा है 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर 0.1 सेकेंड में गए। पूछ रहा है व्हाट इज द करंट इन एम्पियर। I क्या होता है, I होता है Q बाई टी, Q होता है NE बाई टी। N कितना है 10 की पावर 20 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। टाइम पीरियड कितना है 0.1, ये आ जाएगा। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, देखो 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स, तो डायरेक्शन होगी B2A, डायरेक्शन तो होगी करंट की B2A। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, A से B जा रहा है, तो करंट जाएगा B2A। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो इसको हटाओ तो 1 10 ऊपर, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू, देखो 10 की पावर 20 में से इसको घटाओ तो ये कितना बचेगा, 10 की पावर 1, मतलब 10 बचेगा सिंपल। अब इस 1 में ये पॉइंट हटा दो, ये जो पॉइंट है उसको देख लो तो वो उसको खा जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो बचेगा सिंपल 10, तो आपका आंसर आएगा सिंपल 10। एक सेकंड,
ठीक है ना। ये बचेगा 10 की पावर 10 और ऊपर 100 इक्वल्स टू इंटू में 1.6। इसको सॉल्व करो। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से ये गया, सिंपल काटो, 160 है, 160 एम्प्स, 160 एम्पियर, बहुत ज़्यादा आ रहा है, 160 एम्पियर, 160 एम्पियर बहुत ज़्यादा आ रहा है भाई। चलो हो रहा होगा, बहुत सारा चार्ज पास करा है, 0.1 सेकेंड, 1 सेकेंड भी नहीं है, 0.1 सेकेंड है। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। A wire carries a current of 2 ampere. What is the charge that has flows through it in a cross sectional area in 1 second? तो I होता है भाई Q by T, I है 2, Q पता नहीं, टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो चार्ज कितना है 2 कूलम का। फिर क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स होमवर्क है तुम्हारे लिए, Q इक्वल्स टू एन लगाना, सॉल्व करना है ना, इसमें मैं क्या बताऊँ, इसको सॉल्व करना। आगे देखो क्या कर रहा था, करंट थ्रू, अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तो सारे 10वीं के क्वेश्चन है। मेन क्वेश्चन देखो क्या है, आपको कह रहा था करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर डिपेंड्स ऑन टाइम इतना, आपको यानी आई दे दिया, आई जो है वो 3t² + 2t + 5 दे दिया। ठीक, पूछ रहा था चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया फ्रॉम टाइम 0 से 2, यानी करंट दे के आपसे चार्ज पूछ रहा है। अब तुमने पीछे इंस्टेंटेनियस एवरेज को मारो गोली, तुम सिंपल एक बात समझो, तुम्हें पता है I होता है dQ/dt, पता है ना। तुम्हें इस पूरी इक्वेशन में से करंट की इक्वेशन पता है, चार्ज पूछा है ये निकालना है, तो इसको एक तरफ रखो, तो बेटा dQ हो जाएगा I.dt। अब बताओ dQ, मेरे को तो टोटल चार्ज निकालना है, तो टोटल चार्ज के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा, तो यानी Q बराबर इंटीग्रल I.dt। आई की इक्वेशन मेरे पास है, आई की इक्वेशन कितना है 3t² + 2t + 5, ये इक्वेशन। कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 0 से 2 सेकेंड, तो 0 से 2 सेकेंड, इसको आप इंटीग्रेट करो, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूँ, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूँ। Q इक्वल्स टू देखो करो, ये कितना हो जाएगा t³/3, 3 से 3 जाएगा तो ये बचेगा t³ प्लस ये क्या है 2t²/2, 2 से 2 जाएगा तो t² प्लस 5t, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 2। सॉल्व करो, 2 दूनी 4, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 माइनस 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0, तो कितना आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 5 दूनी 10, 8 10 और 4 10 और 8 18 19 से 22 कूलम। तो कितना चार्ज जा रहा है बेटा, 0 से लेके 2 सेकंड के बीच में 22 कूलम का चार्ज। अब आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो NE के बराबर रख देना, ठीक है, N को वहाँ रखना, E से डिवाइड कर देना, तो टोटल आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएगा। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू डू इट। ये था क्वेश्चन। देखो एक और क्वेश्चन है, कह रहा है इफ द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड इन टाइम t थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया Q। अब आपको इक्वेशन दे रखी है Q इक्वल्स टू 8t - 2t²। ठीक है, आपसे पूछा है समय फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। ठीक है, चार्ज बता दो, इफ द अच्छा पूरा इफ द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड इन टाइम t थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर Q इज इतना, देन दी, अच्छा ये ना स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, पूछ रहा है एवरेज करंट, आई एवरेज बता दो कि एवरेज करंट बता दो कितना है। तो चार्ज दे के टाइम पूछ रहा है, पिछले फॉर्मूले याद हैं तो बढ़िया डायरेक्ट लगाओ, अगर याद नहीं है तो आपको पता है आई है dQ/dt। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, आपको चार्ज दे रखा है और क्या पूछ रहा है एवरेज करंट। एवरेज करंट हम कैसे निकालते थे, आई एवरेज क्या आता था, आई एवरेज आता था टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो Q2 - Q1 T2 - T1, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है ना, तो अब आपके पास Q की इक्वेशन दे रखी, तो आपको ये बताना है कि टोटल एवरेज करंट कितना आएगा, तो कब 0 से लेके 2 सेकंड पे, तो 2 सेकंड पे देख लो चार्ज कितना है, तो लिखो एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड Q विल बी 8 × 2 - 2 × 2 का स्क्वायर, यानी 8 दूनी 16 - 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी 8 कूलम। ये कब है, जब टाइम 2 सेकेंड है, और एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे Q इक्वल्स टू, दोनों t के टर्म्स में 0 है,
तो ये अब आपके पास Q2 है, ये Q1 है, तो आई एवरेज विल बी Q2 माइनस Q1 यानी 8 माइनस 0 बटे टाइम कितना है 0 से 2 यानी 2 माइनस 0 यानी 4 एम्पियर। 4 एम्पियर है क्या? है हमारे पास 4 एम्पियर। दिस इज द आंसर, ठीक है ना। सर आपने आई एवरेज का तो फॉर्मूला लिखवाया था, आई इंटीग्रल डी टी, आई डॉट डी टी का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई इंटीग्रल डी टी लिखवाया था ना, यहाँ क्यों नहीं करा? अरे मेरे पास करंट की इक्वेशन नहीं है, मेरे पास चार्ज है सिंपल, मेरे पास सिंपल चार्ज है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ऐसे कर लिया, ठीक है ना। अब देखो एक और क्वेश्चन है, मेरे नोट्स में मिल जाएगा आपको। ये आपको दे रखा है Q इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 3। पूछ रहा है करंट बता दो एट इंस्टेंट 3 सेकेंड आई इंस्टेंटेनियस। तो बेटा आई इंस्टेंटेनियस क्या होता है? dq बाई dt, मतलब d बाई dt, और q आपको दे रखा है 2t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 3। इसको डिफ्रेंशिएट करो तो आई इंस्टेंटेनियस विल बी 4t प्लस 6, और कब पूछा है? एट 3 सेकेंड, तो t इक्वल्स टू 3 रखो, तो आई आया 4 इंटू 3 प्लस 6, 4 3 12 प्लस 6 यानी 18 एम्पियर आई इंस्टेंटेनियस। पूछा फाइंड द एवरेज करंट बिटवीन 0 टू 4 सेकेंड। एवरेज करंट भी बताओ, तो आई एवरेज वही करो, आई एवरेज कितना आ जाएगा? चौथे सेकंड पे चार्ज कितना होगा? चार्ज देखो 4 4 सा 16, 16 2 सा 2 छिक्का 12, तो 32, तो 32 और 4 6 चौक 24, 32 और 24 और 3 कितना हो जाएगा? 4 5 6 7 8 9 और 3 2 5 59। अच्छा 59 माइनस 0, अगर आप 0 रखोगे तो 0 0 बचेगा 3, 59 माइनस 3 और 0 से 4 यानी 4, कितना? 58 57 56, 56 बाई 4, 4 एकम 4 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4 4 चौक 16, 14 एम्पियर का करंट। आई एवरेज विल बी 14 एम्प्स, ठीक है ना। तो हमने ऐसे निकाल दिया आई एवरेज, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा ये क्वेश्चन होते हैं खत्म। आइए मूव करते हैं बढ़िया से टॉपिक में, विच इज योर करंट डेंसिटी। यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो बदलेंगी, चेंज होगी, आपके लिए नया है। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी बेटा क्या है? इसको ना हम J से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट के इक्विवेलेंट वेक्टर जो क्वांटिटी है वो करंट डेंसिटी है, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल स्केलर है लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर है ना। तो हमने दोनों को ही पढ़ा है, स्केलर फॉर्म भी पढ़ा, वेक्टर फॉर्म। ऐसे करंट का स्केलर जो वेक्टर फॉर्म है वो करंट डेंसिटी है, ठीक है। करंट डेंसिटी सिंपल, करंट डेंसिटी से क्या? करंट पर यूनिट एरिया, डेंसिटी करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ करंट है, ये आपके पास एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका एरिया वेक्टर भी बेटा ऐसे ही है, एरिया वेक्टर भी इधर ही है। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज करंट डेंसिटी, तो मैंने यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखा हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो करंट डेंसिटी J इज नथिंग बट I बाय A, करंट पर यूनिट एरिया, तो I बाय A। याद रखो हम वो एरिया लेते हैं जो करंट के साथ होता है, हमेशा जो करंट के साथ होता है, ठीक है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में हम वो लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमारे पास मान लीजिए ये करंट है और क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ टेढ़ा है, मतलब कुछ ऐसा जा रहा है, ऐसा कुछ थीटा डिग्री। तो इस ए का करंट के साथ वाला कंपोनेंट A cos थीटा और निचला कंपोनेंट मतलब परपेंडिकुलर वाला जो बिल्कुल करंट के मेन करंट के परपेंडिकुलर जा रहा है वो है A sin थीटा। हमें A sin थीटा से कोई सरोकार नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो करंट डेंसिटी विल बी I बाय A cos थीटा। आप चाहें तो इसको I इक्वल्स टू J A cos थीटा भी लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। करंट डेंसिटी टाइम्स A cos थीटा, ठीक है ना। अब ये जाहिर सी बात है थीटा यहाँ पर 0 हो जाएगा, अगर इधर आ जाओ तो थीटा 0, cos 0 इज 1, तो I इक्वल्स टू करंट डेंसिटी टाइम्स एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास है। तो देख लेते हैं करंट डेंसिटी का। करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। नॉर्मल एरिया को नॉर्मली पकड़ना है या एरिया वेक्टर जो है वो 0 डिग्री का एंगल बना, ठीक, ये याद रखना है, ठीक है ना। एरिया तो नॉर्मली पकड़ा है, एरिया 90 डिग्री पे ही है करंट के,
लेकिन एरिया वेक्टर 0 डिग्री पे आएगा। ये इतनी सी बात है, समझनी चाहिए, ठीक है। जाहिर सी बात है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन कहाँ है? पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में, वही, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी है तो खुद भी बना सकते हो। क्या हो जाएगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो कितना? एम्पियर पर स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी यूनिट याद रखना, करंट डेंसिटी की यूनिट क्या है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसमें तो कोई नई बात नहीं, ठीक है। बेसिक करंट डेंसिटी का रूल आएगा, बहुत बढ़िया रूल आएगा, आप देखेंगे, इसको अभी मैं आगे बताऊंगा। मेन पे आते हैं, आपको एक कॉन्सेप्ट बताना है। कॉन्सेप्ट को अब ध्यान से सुनो, यहां से मजा आ जाएगा, ठीक है। देखो, कंडक्टर्स वर्सेस इंसुलेटर में अगर एक बेसिक फर्क देखो तो होता क्या है, अगर आप कोई भी एलिमेंट देखो तो आपको पता है बीच में एक न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर कुछ एनर्जी शेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब होता क्या है कि जो कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर बेटा, इसके कंडक्टर, इस कंडक्टर के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस का वफादार नहीं। इसको जैसे ही बाहर से थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी, न्यूक्लियस को छोड़ के यूं भागता है, यूं, है ना। इसीलिए कंडक्टर में करंट बढ़िया से फ्लो करता है। क्यों? हल्का सा तुम पोटेंशियल डिफरेंस दे दो, ऐसे भागेगा चार्ज, क्योंकि कैसा है? हमारा कटप्पा जैसा है। लेकिन यही अगर आप एक इंसुलेटर में देखो तो इंसुलेटर में जो न्यूक्लियस है उसका वफादार है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये बोलेगा हम नहीं जाएंगे, तुम साले कुछ कर लो, मैं आपका वफादार ही हूं, ठीक है। इसलिए इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं करता, तुम कितना पोटेंशियल डिफरेंस देने की कोशिश करो, नहीं बहेगा, ठीक है ना। अब एक पॉइंट ऐसा आता है कि जलने ही लग जाएगा, है ना, लेकिन करंट को बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो ये मोटा मोटा सा मामला है जो एक न्यूक्लियस के अंदर रहता है। इसलिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि देयर आर सम मटेरियल इन विच इलेक्ट्रॉन विल बी बाउंड एंड दे विल नॉट बी एक्सेलरेटेड इवन इफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अप्लाइड। नो करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। तब भी इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करने के बाद भी कोई करंट नहीं बहेगा, चाहे इलेक्ट्रिकल फील्ड से समझो या आप पोटेंशियल से समझो, ठीक है ना। तो ऐसे को हम इंसुलेटर कहते हैं। ये हमें आइडिया हो गया। अब इसको दिमाग में रखना, जो कहानी मैंने बताई है कि फ्लो कैसे होता है, और आओ देखते हैं हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कहानी की तरह सुनो, देखो तुम्हें मजा आ जाएगा। देखो फर्ज करो, ऐसे देखो, फर्ज करो मेरे पास एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, मतलब समझ लो एक कॉपर का टुकड़ा ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। इस आइसोलेटेड कंडक्टर में कुछ ना कुछ अंदर चार्ज पार्टिकल्स हैं, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बढ़िया से न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर भी काट रहे हैं और कुछ फ्रीली भी घूम रहे हैं, बढ़िया से घूम रहे हैं। हमने इस पूरे के पूरे मामले में कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड दी। हमने क्या दी? एक इलेक्ट्रिकल फील्ड सेटअप कर दी। जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड सेटअप करोगे तो चार्जेस का पोलराइजेशन होगा, और ये बैठा कंडक्टर, ये तो कंडक्टर है। जितने इलेक्ट्रिकल फील्ड आउटर पे आप सेट कर रहे हो, ये उतने ही चार्जेस का पोलराइजेशन करेगा। पोलराइजेशन कैसे करेगा? यहाँ देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर है, तो अपने इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेटा इधर इकट्ठे होने लग जाएंगे, या पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। जैसे ये सिनेरियो होगा, आप देखो, ये एक रिवर्स इलेक्ट्रिकल फील्ड इंड्यूस करेगा। इसको बोलते हैं ई इंड्यूस्ड। ये तो एक्सटर्नल है, ई एक्सटर्नल। इसकी वजह से अब क्या हुआ बेटा? ये है ई एक्सटर्नल, ये है ई इंड्यूस। तो अगर तुम बाहर से देखोगे तो तुम्हें ई नेट 0 मिलेगा इसके अंदर। ई नेट इज 0, कुछ मिला ही नहीं, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कुछ मिली ही नहीं, ठीक। तो ये तो कहानियां बाहर से देखने पे जो पड़ रही है। इसलिए बात कहा जाता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इन एन आइसोलेटेड कंडक्टर is always
जीरो, ये हमेशा जीरो रहती है। लेकिन कैसा? आइसोलेटेड कंडक्टर, हमेशा किसी भी कंडक्टर में जीरो, ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं। ये बात समझ गए? ये क्या हुआ? अगर कोई इसको बाहर से देखे तो उसको ऐसा दिखाई देगा कि अंदर तो कुछ है ही नहीं इलेक्ट्रिकल फील्ड। या कोई पूरी कहानी देखना चाहे तो उसको देखेगा कि यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है, इस वाली को इसने मार दिया तो नेट अंदर जीरो दिखा। ठीक है, ये तो एक खाली कंडक्टर। अब मैं इसी सिनेरियो में, ये वाला जो सिनेरियो, इसी सिनेरियो में मैं अब एक बैटरी कनेक्ट करने जा रहा हूं। मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी बेटा, यहाँ समझना कहानी। मैंने यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट करी। अभी अंदर क्या मामला है? यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, ये प्लस से माइनस इधर इलेक्ट्रिकल फील्ड जो ई इंड्यूस जिसे कहते हैं, और ये ई एक्सटर्नल बाहर, समझे ना? ये है ई एक्सटर्नल, ई एक्सटर्नल, और ये कौन सी है? ये है ई इंड्यूस्ड, ऐसे। तो नेट देखा जाए तो जीरो था। अब जैसे ही मैंने एक बैटरी कनेक्ट करी, बहुत बेसिक मैं समझा रहा हूं, यहां से पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया, और पॉजिटिव चार्ज इसको झप्पी पा लिया, पकड़ लिया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे यहां मिले तो बेटा ये पूरा का पूरा मामला न्यूट्रलाइज हो गया, खत्म हो गया। सेम इसने भी इसको आके खा लिया, पॉजिटिव नेगेटिव मिलते के साथ ही न्यूट्रलाइज। इसको उल्टी तरीके से भी समझ सकते हो कि यहाँ माइनस आया और माइनस यहाँ आके इस माइनस ने इस प्लस को बढ़िया से झप्पी पा ली। ये जो चार्ज इस आउटर इलेक्ट्रिकल फील्ड ने सेटअप करे थे, अब बैटरी के आते के साथ ही वो चार्ज बिल्कुल घटने लग गए। अगर वो घटने लग गए तो ई एक्सटर्नल जो आउटर में, मतलब इंटरनल जो मुझे बिल्कुल जीरो मिल रहा था, अब वो जीरो नहीं मिलेगा, अब वो जीरो नहीं मिलेगा। मतलब पहले तो देखो ये हटे, तो जो ई एक्सटर्नल थी वो अब घटने लग गई, देखो यहाँ गायब हो गई। अगर ये गायब होने लग गई तो ये एक्सटर्नल वाली पावरफुल हो जाएगी, पावरफुल हो जाएगी। मतलब अंदर जो मुझे बिल्कुल जीरो मिल रही थी, ई नेट जीरो मिल रहा था, क्यों मिल रहा था? क्योंकि ये ई इंड्यूस काम कर रही थी, ई इंड्यूस। अगर ई इंड्यूस्ड ही किसी ने मार डाली तो ई एक्सटर्नल का बोलबाला हो जाएगा। यानी अब इस केस में नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड ई नेट इनसाइड द कंडक्टर इज नॉट जीरो। इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो नहीं, जीरो नहीं। अब यहां पर दो चीजें हैं जो आपको समझनी है चार्ज के लिए। ठीक है, मैं एक एक करके आपसे पूछता हूं। पहला सवाल, अगर मैं आपसे पूछूं इस सिनेरियो में ये जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां थे, क्या ये, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड तो जीरो हो गई, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स यहां मोशन कर पाएंगे, मूव कर पाएंगे? सोचो सोचो। चार्ज पे फोर्स कब लगती है? जब इलेक्ट्रिकल फील्ड हो। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। लेकिन क्योंकि इसके अंदर ई नेट जीरो हो गया, तो क्या इन चार्ज पे फोर्स लगी? क्या ये मूव भी कर पाएंगे? करेंगे? नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ द बच्चा नहीं करेंगे। करेंगे, करेंगे। क्यों? क्योंकि इस यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से तो मूव नहीं कर पा रहा। लेकिन बेटा एटमॉस्फेयर में कुछ हीट तो है, तो वो कुछ थर्मल एनर्जी, तो कुछ हीट जो है एटमॉस्फेयर में, उसको तो भाई एब्जॉर्ब कर ही रहा है ये कंडक्टर, वो कंडक्टर। तो यहाँ पर जितने भी चार्ज हैं, यहाँ पर जितने भी चार्ज हैं, ये जितने भी चार्ज हैं बेटा, ये मोशन करेंगे। याद रखो, ये मोशन करेंगे। क्यों? चार्जेस will move due to thermal velocity। थर्मल वेलोसिटी आप समझते हैं क्या होता है? ये वो वेलोसिटी है जो एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से है, और ये वेलोसिटी अच्छी खासी होती है। ये लगभग 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड होती है। बहुत तेज, बहुत तेज है। 1 से 10 से 100,000 10,000 लाख 1 लाख मीटर पर सेकंड की तेजी से चल रहा है ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर का, बहुत तेज। अरे सर फिर तो इसमें करंट आ जाएगा, हैं? ये तो मामला ही खत्म। ऐसा नहीं है, इसमें काउंटर करंट जो है वो पैदा होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन, एग्जांपल, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है तो कोई ऐसा जा रहा होगा, रैंडम मोशन करके।
तो इसका करंट घट जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि करंट लगेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब मेरा दूसरा सवाल, जब हम यहाँ आए इस सिनेरियो में, अब यहाँ पे क्योंकि कुछ ई नेट आ गई है, कितनी ई नेट आई है, इस दिशा में आ रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन है क्या वो यहाँ मोशन करेगा, यहाँ मोशन, हाँ सर यहाँ तो करेगा, यहाँ तो साफ दिख रहा है नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड आ रही है। सर ये कम हो गई तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड उस तरफ होगी, हाँ होगी। तो चार्ज जो है, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर तो चार्ज इधर, तो ये चार्ज यहाँ जाएगा बेटा। यही जो चार्ज इधर जा रहा है, ये जिस वेलोसिटी से इधर मूव करेगा वो वेलोसिटी ही आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। क्या बताया मैंने, ये जब इधर जाएगा तो ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यही आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है। अभी मैं आऊँगा एग्जैक्ट पे ड्रिफ्ट, वाई ड्रिफ्ट की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। और ये वेलोसिटी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ये होती है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, काफ़ी कम होती है, बहुत कम होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, काफ़ी कम होती है। अब मुझे कहानी आपको यहाँ से आगे बतानी कि मोशन तो करेगा, अब ये मोशन कैसे करेगा उसको हमें समझना। तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास ये सिनेरियो है, अब हमारे पास कुछ नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड है, देखिए ये नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ई नेट कुछ है, तो जितने भी चार्जेस हैं अंदर, जितने भी चार्जेस हैं वो इससे विपरीत कहीं यहाँ इस डायरेक्शन में मोशन करेंगे। हम किसी एक चार्ज की कहानी देख लेते हैं, हम इसको पकड़ लेते हैं, इसको, और देखते हैं इसके साथ क्या हो रहा है। तो ये रहा हमारा चार्ज, और हम इसकी कहानी देख रहे हैं कि इसके साथ क्या क्या हुआ। मैंने आपको ये जूम करके यहाँ बता दिया। अब देखो क्या हो रहा है। सर आउटर में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, जिसमें मूव कर रहा है, वो तो कुछ ऐसे है, ठीक है, वो तो कुछ ऐसे है। अब ये इस चार्ज पे कुछ फोर्स लग रही है इस तरफ। अब होता क्या है बेटा कि ये चार्ज सीधा ऐसे नहीं जाता, ये ना ड्रिफ्ट करता हुआ जाता है। जैसे वो देखिए, तो एक मूवी आई थी 2010 में, टोक्यो वाला नाम था उसका, है ना, बढ़िया मूवी है, देखना अगर नहीं देखी तो। मैंने ताज़ा 12वीं पास करी थी और हम लोग पेपर दे के, हमारा फाइनल एग्ज़ाम था, पेपर दे के ये मूवी देखने गए थे, ठीक है, याद है वो मूवी, है ना। तो ये ड्रिफ्ट करता हुआ इधर जाएगा। तो ड्रिफ्ट करता हुआ कैसा, मतलब सोचो सारे चार्ज ऐसे घूम रहे हैं और एकदम से किसी चार्ज ने इधर यहाँ धक्का लगे, तो सब ऐसे जा रहे हैं तेजी से, लेकिन ड्रिफ्ट करते हुए जा रहे हैं। तो ड्रिफ्ट करते हुए इसका मोशन कैसा होगा, इसका मोशन कुछ ऐसा होगा कि ये चार्ज कभी यहाँ से यहाँ आया, फिर कभी यहाँ आया, फिर कभी यहाँ आया, और फिर कभी यहाँ आया, ऐसे। आप देखो नेट मूवमेंट इस चार्ज की इसी तरफ है ना। नेट मूवमेंट देखो इस चार्ज की किस तरफ है, नेट मूवमेंट इस चार्ज की इसी डायरेक्शन में। तो जाएगा तो आगे, लेकिन ऐसे टक 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 ऐसे करता हुआ आगे जा रहा है, ठीक है। सर ये यहाँ से इधर कैसे आ रहा है, अरे ये देखो ना, इसके ऊपर यहाँ ये रखा हुआ है, तो यहाँ मान के चलो कि यहाँ पे कोई लैटिस, ऐसे यहाँ कुछ है, ऐसे यहाँ कुछ है। ये क्या है बेटा, इसको ना कर्नल्स कहते हैं, कर्नल वो बोला नहीं, कर्नल मतलब समझ लो कुछ, यहाँ समझो दूसरे एटम से दूसरे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो होता क्या है, ये यहाँ से जब चला, तो अब इसके साथ हो क्या है, ध्यान से देखो। पहले तो ये ऐसे था, मान लो ऐसे जा रहा था, अब इधर बल लगा तो ये रुका और ऐसे चलना स्टार्ट करा। तो जब ये इस तरफ जा रहा है तो इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो बेटा ये इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी, सर इनिशियल वेलोसिटी इस दिशा में इसकी 0 होगी, 0। फिर ये यहाँ चला और यहाँ इसका हुआ बेटा फर्स्ट कोलिजन, या इसका फर्स्ट कोलिजन हुआ, ठीक। कोलिजन होने से पहले इसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ v1 थी, ठीक है सर। फिर क्या हुआ सर, फिर ये हुआ कि टक्कर खाने के बाद फिर से इसकी रफ्तार अब इस तरह हुई, देखो ना, ऐसा था, टक्कर खाया और फिर अब इधर टक, और फिर अब इधर, और ऐसे करके चल रहा है। तो यहाँ टक्कर खाने के बाद फिर ये यहाँ आ गया। तो जब आया होगा तो फिर से इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 आई होगी, जो 0 होगी। और टक्कर खाने से पहले ये था इसका सेकंड कोलिजन, टक्कर खाने से पहले इसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ v2 रही होगी, एंड सो ऑन। ये कहानी चलती जाएगी
और फिर ये V3 और ऐसे ये U4 और यहाँ कुछ V4 ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर U4 भी 0 होगा। ठीक है, पहले कोलिजन यहाँ हुई, इस कोलिजन से लेके सेकंड कोलिजन जो हो रही है इसके बीच में ये पार्टिकल ऐसा मोशन करता हुआ जा रहा है, आराम से रिलैक्स होता हुआ, इधर धक्का लग रहा है इसको। तो बेटा ये जो टाइम पीरियड है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इस टाइम पीरियड को हम कहते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये टाइम पीरियड है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा, एवरेज मतलब जब मैं इनका एवरेज निकाल दूंगा तो हो जाएगा, अभी तो मैं इसको सिंपल रिलैक्सेशन टाइम कह रहा हूँ। ये टाइम पीरियड है सिंपल रिलैक्सेशन टाइम। इस टाइम पीरियड को बेटा इसको ना टाउ से हम डिनोट करते हैं, टाउ से डिनोट करें। क्या आपको ये कहानी समझ आई? एक बार ये कहानी फिर से शॉर्ट में, जैसे ही बैटरी लगाई इस तरफ कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गई, जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गई ये सारे के सारे, ये एक चार्ज के साथ मैंने बताया, ऐसे करोड़ों अरबों चार्ज के साथ पट 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 ऐसे करते हुए इस तरफ जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं। जाहिर सी बात है जब सारे इधर जा रहे हैं तो करंट बन के इधर जा रहा होगा। लेकिन आप देख रहे हो इनकी आपस में टकरे भी हो रही है ना, इंटरनल कोलिजन्स भी हो रहे हैं ना, इंटरनल कोलिजन्स। बेटा यही रीज़न है कि इस इंटरनल कोलिजन्स की वजह से ही इंटरनल रेजिस्टेंस पैदा होता है किसी भी वायर के अंदर। कुछ ना कुछ जो रेजिस्टेंस आता है वो इन्हीं की वजह से, क्योंकि करंट को रोकता है ना, ये कोलिजन हुई तो ये रुका, फिर बढ़ा, फिर रुका, फिर बढ़ा, फिर रुका, तो यही रेजिस्टेंस का भी काम करता है। ठीक है, तो ये है आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ वेलोसिटी, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इन सभी का अगर मैं एवरेज निकाल दूं तो उसी को ही एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। तो अब यही पहले एवरेज टाइम को मैं अगर आपको समझाऊं तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है? ये अ फ्री इलेक्ट्रॉन मूव इन अ कंडक्टर, दे कंटिन्यूअसली कोलाइड विद पॉजिटिव आयंस, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है ना, तो अगर मैं टी एवरेज निकालने पे आऊं तो ये कितना हो जाएगा? T1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस टाउ 4 अप टू टाउ एन डिवाइडेड बाय एन। ये एवरेज रिलैक्सेशन आएगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है ना, यहाँ देखो आपको एक और टर्म देखने को मिल रहा है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा म्यू से डिनोट करते हैं इसको, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिकल फील्ड। याद रखो मोबिलिटी क्या है बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिकल फील्ड। दिस इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी भी आपको यूनिट दे रखी है, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड, और द मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। हाँ, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड पर डिपेंड ही नहीं करती, नहीं करती। कैसे नहीं करती अभी आपको बताऊंगा। VD निकालते हैं ना, ई जब इसे सॉल्व करेंगे ई बाय एन टाउ एवरेज, तो आप देखोगे ये ई बाय एम में ये वी जो ऊपर वाला ई है वो इसको खा जाएगा, इसलिए डिपेंड नहीं करती। लेकिन अभी आपके पास एक कॉन्सेप्ट आया है मोबिलिटी का। ठीक है, आइए मेन चीज़ पे आते हैं, विच इज़ आर डेरिवेशन। ठीक है, इसको समझाऊंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, डेरिवेशन देखते हैं, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे आते हैं। तो हमने डेरिवेशन में देखा कि कैसे एक इलेक्ट्रॉन, अभी देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन कैसे यहाँ कोलिजन हुआ, फिर यहाँ कोलिजन, यहाँ ऐसे करके बेटा आगे जा रहा है। मान लो यहाँ वेलोसिटी v1 है, ये v2 है, ये v3 है, ये v4 है, ये v5। ठीक है ना, रिलैक्सेशन टाइम यहाँ देखो, यहाँ मान लो टाउ 1 है, यहाँ टाउ 2 है, यहाँ टाउ 3 है, यहाँ टाउ 4 है। अब मेरे से कोई पूछे व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो मैं बोलूँगा कि भैया एवरेज वेलोसिटी v एवरेज विल बी v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 इन सब का एवरेज डिवाइडेड बाय n, ये होता है। सर v क्या होता है बताओ? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सर v1 को मैं लिख सकता हूँ u1 प्लस a टाउ 1, ये है u2 प्लस a टाउ 2 प्लस u3 प्लस a टाउ 3 प्लस u4 प्लस a टाउ 4 डिवाइडेड बाय n un प्लस a टाउ n। समझ गया ना, डिवाइडेड बाय n। अब इसको तुम जरा अलग अलग करो, तो u को अलग कर लो, तो तुम बोल सकते हो u1 प्लस u2 प्लस u3 टिल un
बटे का n प्लस में a कॉमन लेके टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 टिल टाउ n बटे का n। ठीक, अब बताओ ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इनिशियल वेलोसिटीज जो है वो इनकी ज़ीरो होती है। अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो रहती है तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि ये तो पूरा ज़ीरो हो गया। ये कितना आया? a वट इज t1 प्लस t2 प्लस tn बटे का n। सर ये तो होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये तो होता है टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो मैं इसको बोल सकता हूँ a टाउ एवरेज। तो आपको मिला vd इक्वल्स टू a टाउ एवरेज। ठीक है, अब समझो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया एक्सेलरेशन टाइम ऑफ टाउ एवरेज। अब एक्सेलरेशन कितना हो रहा होगा इसमें, तो बताओ, सोच के बताओ। यहाँ देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे इधर इलेक्ट्रिकल फील्ड में आ गया तो इस पर कुछ फोर्स लग रही होगी बेटा इस तरफ, ये F, और आपको पता है F होता है QE, मतलब माइनस का EE ये होता है, और आपको पता है F इक्वल्स टू MA, मतलब माइनस का EE इक्वल्स टू MA, यानी A आया माइनस EE बटे M। दिस इज योर एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है। क्या मैं इस एक्सेलरेशन को इस फॉर्मूले में रख दूं? आइए रखते हैं। तो आपको मिला VD इक्वल्स टू A टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज, तो VD आया माइनस EE बाय M टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज। दिस इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हमने देखा कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो क्या था? वो था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी टाइम्स इलेक्ट्रिकल फील्ड। अगर आप इसमें VD की वैल्यू बेटा रख दो यहाँ से, तो ये आ जाएगा माइनस EE बाय M टाउ एवरेज, और नीचे आ जाएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, दोनों इलेक्ट्रिकल फील्ड एक दूसरे को काट रही है, इसीलिए ये पॉइंट यहाँ लिखा है कि मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड पे डिपेंड ही नहीं करता, ये डिपेंड ही नहीं करता। दैट इज वाई हमारे पास ये पूरा रिलेशन आया। अब यहाँ पर ये ख़त्म तो हो गया, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल फील्ड जो था ना वो हमने चैप्टर 1 में देखा था। सेकंड चैप्टर में भी हम इलेक्ट्रिकल फील्ड के टर्म्स में नहीं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के टर्म्स, वोल्टेज के टर्म्स में समझते थे। तो क्यों ना हम एक फॉर्मूला वोल्टेज के टर्म्स में बना लें, है ना। देखो आपको पता है V क्या होता है? V होता है E डॉट L, L है लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ VD इक्वल्स टू माइनस, अब देखो क्या हो जाएगा, E की जगह V बाई L, तो हो जाएगा माइनस E, और E की जगह V बटे L, तो V बटे ML टाउ एवरेज। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और है, माइनस EV बटे ML टाउ एवरेज। दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है ना। अब आप ऊपर वाले फॉर्मूले को मोबिलिटी के टर्म्स में भी चाहो तो VD बटे E कर लो, तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज माइनस E बाय M टाउ एवरेज, वही आ जाएगा। तो ये आपके पास काफ़ी मैंने फॉर्मूले बना के दिए। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब हमारा काम ये है कि हम किसी तरीके से एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर ले करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। ये इस्टेब्लिश करने से पहले एक बार इसको सम अप कर देते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर गेट्स ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। पॉजिटिव एंड की तरफ, ये बनाया ना डायग्राम, ये सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की तरफ, क्योंकि बैटरी देखो पॉजिटिव यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव। समझे? तो आई होप तुम्हें ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता चला हो। द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल अपोजिट टू दैट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये भी कोई बड़ी बात नहीं, हमने देखा। तीसरा, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम इतना, मैंने बताया था 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड रहता है ये, और थर्मल स्पीड 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड, बहुत ज़्यादा थर्मल वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझे ना। तो ये एक आइडिया है, आपको ये होना चाहिए। ठीक है ना। आइए देखते हैं लास्ट डेरिवेशन ऑफ टुडेज वीडियो, जो कि है
रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मज़ा आ जाएगा तुम्हें इसमें। फर्स्ट करो हमारे पास मैंने इसमें एक बैटरी लगाई, ऐसे बैटरी लगाई, ठीक है। बैटरी ऐसे लगाई, धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, तो एक इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे सेटअप होगा। यानी अब जितना चार्ज है पॉजिटिव चार्ज वो इधर, या बोलो जितना नेगेटिव चार्ज है वो इधर जा रहा है इलेक्ट्रॉन। मैं निकालना चाह रहा हूँ कि कितना करंट बना, कितना करंट यहाँ गया इन टाइम dt। मैंने एक स्विच भी बनाया है, मैंने स्विच को ऐसे बना दिया, मैंने इसे बंद कर दिया और फिर खोल दिया। कितना टाइम लिया मैंने? छोटा सा टाइम लिया, dt टाइम। मुझे देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ है। यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ dt टाइम में ये कितना इधर जाएंगे। अब इसको कैसे देखें? गिनने बैठे तो ये तो बुरी हालत हो जाएगी। तो मैंने क्या करा, मैंने करंट निकालने के लिए मैंने एक जुगाड़ बनाया। मैंने ये माना, मैंने n को कंसिडर करा कि ये तो टोटल चार्ज डेंसिटी है, मतलब नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर है, ठीक है। मैंने L माना लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर मतलब इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर, L इफेक्टिव। इफेक्टिव लेंथ का क्या मतलब है? मतलब मैंने ये माना कि जैसे ही मैंने इसको बंद करा तो मैंने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया काटा, इसमें ये ऐसा काटा, ठीक है। मैंने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया इसमें काटा, ये मैंने फिर क्लोज करा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से बेटा मूव करना स्टार्ट कर गए, ये सारे यहाँ से मूव करना स्टार्ट करे और ये मूव करके यहाँ से आगे बढ़े, जितने भी जा सकते थे यहाँ से आगे बढ़े, ये लोग यहाँ से आगे बढ़े। अब जब ये यहाँ से आगे बढ़े और मैंने जैसे स्विच खोल दिया, ओपन कर दिया, वैसे ही ये बेटा थोड़ा सा रुक जाएंगे। तो मैंने ये माना कि जितने इलेक्ट्रॉन्स मेरे इस सरफेस एरिया को पार कर गए और आगे आ गए, वही चार्ज dt टाइम में चले होंगे। एक तरीका है नापने का। अब कितने क्रॉस करे इसका क्या तरीका है? तो मैंने ये करा कि मैंने एक क्रॉस सेक्शनल ये A1 काटा, ऐसे मैंने इसके आगे एक और काटा, A2, और मैंने देख लिया कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के बीच में, इन दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया के बीच में ये करा। ये पूरा काम मैंने कितने टाइम के लिए करा था? फॉर dt टाइम के लिए मैंने स्विच क्लोज करा था और ये इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़े, ठीक। तो अब मैंने क्या सोचा कि बस मैं ये इलेक्ट्रॉन्स गिन लेता हूँ कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही dt टाइम में आगे बढ़े होंगे। हाँ सर, अब इसको गिनेंगे कैसे? तो देखिए, तो मैंने ये माना कि भैया इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैंने ये माना n मान लिया मैंने, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं अगर n मेरे पास है तो मैं इस n को अगर इस फिगर के वॉल्यूम से, मतलब ये वॉल्यूम जो इन दोनों प्लेट के अंदर का है, इस वॉल्यूम से मैं n को गुणा कर दूं तो मुझे टोटल चार्ज पता चल जाएगा इसके अंदर कितना है। समझ गए ना? मेरा काम क्या है? मेरा काम है मुझे टोटल dq निकालना है कि कितना चार्ज यहाँ से चला। तो dq निकालने के लिए मैंने यही माना कि मैं इस वॉल्यूम में जितने चार्ज हैं उसको बता देता हूँ। तो मैंने पर यूनिट वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम ऑफ कितना, इसका नाम दे देते हैं, ये तो सर एरिया हो गया और ये इसकी लेंथ हो गई A1 A2 को, यही है बेटा L इफेक्टिव। तो मैंने वॉल्यूम को कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ कवर्ड इनटू में E। देखो मेरे पास चार्ज आ जाएगा, चार्ज क्या होता है? QE, Q ये सारा चार्ज आ गया और इनटू E। तो इसको निकालेंगे कैसे? dq विल बी n टाइम्स। अब ये वॉल्यूम कैसे आएगा? वॉल्यूम होता है एरिया इंटू में लेंथ, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू में लेंथ यानी A1 L इफेक्टिव लिख देते हैं, इंटू लेंथ यानी L इफेक्टिव इंटू में E। अब ये L इफेक्टिव कितना होगा?
ये क्या है, ये लेंथ, कितना ये आगे चले, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहीं यहीं पे होगा इधर, तो ये कितना आगे यहाँ तक आया। अब ये लेंथ कैसे निकालेंगे, ये लेंथ तो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। ये लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये सब कितनी वेलोसिटी से चले सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। कितने टाइम के लिए, dt टाइम के लिए, तो L इफेक्टिव की जगह vd इंटू dt। तो मैं चाहूँ तो dq विल बी n टाइप्स ऑफ a टाइप्स ऑफ L इफेक्ट की जगह vd इंटू में बेटा dt इंटू में e। देखो ये आ गया, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो dt को यहाँ भेज सकता हूँ, तो मेरे को बेटा मिलेगा dq बटे dt इक्वल्स टू, अब इन चारों को देखो, vd e n a। dq बाई dt क्या होता है, i, तो आपको बहुत ही फेमस फॉर्मूला i इक्वल्स टू vd e n a आपको बेटा मिल जाएगा, i इक्वल्स टू v ना। vd इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, vd क्या है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, e क्या है, चार्ज, n क्या है, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, a क्या है आपका, a क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो I इक्वल्स टू V ना, बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला आपको यहाँ मिल गया। इस फॉर्मूले को अगर आप खोलना चाहो तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, I इक्वल्स टू VD E N A। आपको पता है करंट पर यूनिट एरिया इज VD E N विच इज करंट डेंसिटी, तो J इक्वल्स टू VD E N। ये भी आपके पास एक फॉर्मूला आया। आप चाहो तो इसको फर्दर खोल सकते हो और आप बोल सकते हो I इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज माइनस ई वी बाय एम एल टाउ एवरेज और उसके बाद ई एन ए। देखो एक और फॉर्मूला मिला ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में, है ना। कितने ही फॉर्मूले आप फॉर्मूला खेल सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं बेटा जो आपको यहाँ पर मिले हैं, और यहाँ पर हमारी ये डेरिवेशन भी होती है ख़त्म। उम्मीद है आपको ये डेरिवेशन समझ आई होगी, मैंने बहुत बेसिक टर्म्स में बताया, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में से एक है, द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आज हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखा और करंट देखा। आइए देखते हैं इसके बेसिस पे कुछ सवाल, बढ़िया सवाल हैं, फटाफट होंगे। पहले कुछ ईजी सवाल देखते हैं जो जल्दी हो जाएंगे, जैसे ये सवाल देखो। अब ये सवाल मैंने ऐसे सवाल तुम्हें बिल्कुल करवाए हैं, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इतना, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द स्क्रीन ऑफ कैथोड रे ट्यूब ईच सेकेंड सो दैट द करंट इज 16 मिली एम्पियर। बताओ क्या हलवा सवाल है। I इक्वल्स टू बाई क्यू बाई टी होता है, तो तुमसे पूछा है 16 मिली एम्पियर का करंट बनाने के लिए हर सेकेंड में द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितने, Q इक्वल्स टू एन ही होता है, n पूछा है, E है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ से आप n निकालोगे कितना आ जाएगा, 16 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ से देखो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1.6 इंटू 10⁻³ है ना। तो यहाँ से एक काम करो, ये सॉरी -3 और डिवाइडेड बाय ये था 1.6 इंटू 10⁻18। देखो एक ऊपर भेज दिया, एक ऊपर भेजा, तो ऊपर भेजा तो अरे क्या कर रहे हैं यार, 1.6 था ना, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, जल्दबाजी में ये सब क्यों कर रहा हूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ 1.6 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक ये बाहर निकाल लो तो ये -2 हो जाएगा। अब देखो 1.6 से 1.6 कट गया, अरे ये कट गया, बचा क्या, ये इसको ऊपर ले जाओ तो ये 10⁻+19 हो जाएगा। 19 में से 2 गया 17, 10⁻+17। सो दिस इज योर आंसर, 10⁻+17। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। यहाँ देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरीज विद द इंटेंसिटी, कैसे, VD इज -E बाय m टाइम्स टाउ एवरेज, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये फॉर्मूला है। यहाँ कह रहा है इन अ क्लोज सर्किट द करंट इज एम्पियर एट एन इंस्टेंट टाइम t इक्वल्स टू I इक्वल्स टू, करंट की इक्वेशन दे दी, I इक्वल्स टू 4 - 0.08 t है। कह रहा था नंबर इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन 50 सेकेंड
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है जब टाइम 50 सेकेंड्स होगा, तो भैया आपको चार्ज निकालना पड़ेगा। तो I होता है dq बाय dt, तो dq हो जाएगा I डॉट dt का इंटीग्रल। तो q क्या आएगा बेटा, q आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4 माइनस 0.08 t डॉट dt, कब 0 से 50 सेकेंड्स। तो इसको करो, तो q किसके हुआ है, इसको करो, ये हो जाएगा 4t माइनस 0.08, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर। देखो t का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बटे का 2, ठीक है ना। तो टी स्क्वायर बटे का 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा डायरेक्ट यहीं काट देते हैं, 4t माइनस 0.04 टी स्क्वायर, ये आ जाएगा 0 से 50। तो अब t की जगह यहाँ पे 50 पुट करो, देखो क्या आंसर आ रहा है, करके देखो। t की जगह 50 पुट करके देखो, तो 50 पुट करोगे तो कितना आएगा, 4 इंटू 50, 5 चौका 20, तो ये आ जाएगा 20, 200 माइनस, यहाँ देखो 0.04, इसको 20, 50 50 ज़ार 25, 2500 इंटू में 0.04, ये कटा इंटू 4, 100, ये आएगा 100, यानी ये भी आया 100। तो इसको सॉल्व करके आया 100, यानी q इक्वल्स टू 100 और q इक्वल्स टू NE भी होता है, तो 100 इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। बेटा इसको इधर भेजो, तो n आया 100 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ऊपर गया तो ये 21 हो गया, तो ये इसको ऊपर भेजो तो ये आया n इक्वल्स टू 10 की पावर प्लस 19, और 1.6 था और ये 100 था, तो इसको अगर आप एक और इसको दे दो तो ये 10 की पावर 20 कर दो, और ये आया 100 बटे 16, यह आएगा 6.625 इंटू 10 की पावर 20, 6.625, ये रहा 6.25, दिस इज़ द सही आंसर, 10 की पावर 20। तो ये आपके पास एक और सवाल था, आई होप समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास क्या है, व्हेन करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर देन द ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद करो, मैंने बताया था ये बहुत कम रहती है, 10 की पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर में देखोगे तो 10 की पावर माइनस 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास सवाल है, ठीक है। तो ये बेसिक सवाल आई होप आपको समझ आए होंगे, ठीक है ना। अब हमारे पास देखो और भी कुछ क्वेश्चन हैं, देखो हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द करंट फ्लो थ्रू अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ ऑफ कॉपर वायर है बेटा 0.2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 mm का स्क्वायर, 1 mm का स्क्वायर मतलब 10 की पावर -3, 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर, व्हेन कनेक्टेड विद द बैटरी ऑफ वोल्टेज इज 4 वोल्ट, ठीक है। मेरे से करंट पूछ रहा है, करंट बताना है, ठीक है। कह रहा है टेक इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी VD बटे E, ये कितना दे रखा है 4.5 इंटू 10 की पावर -6, ये मुझे दे रखा है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये तो हमें पता ही होता है भाई, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। एंड डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेंसिटी मतलब n दे रखा है कितना 8.5 इंटू 10 की पावर 28। तो मुझसे करंट पूछा, आप देखो I इक्वल्स टू V ना, तो करंट इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी टाइम्स E यानी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू n कितना है 8.5 इंटू 10 की पावर 28 इंटू में एरिया कितना है 10 की पावर -6। तो मेरा टास्क है इस क्वेश्चन में VD निकालना। VD अगर निकाल लिया तो ये हो जाएगा, VD बेटा यहाँ से आ जाएगा, देखो यहाँ से देखो मोबिलिटी कितना है, मोबिलिटी है 4.5 इंटू 10 की पावर -6 इक्वल्स टू VD बटे E। इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या मुझे यहाँ पर गिवन है, इलेक्ट्रिकल फील्ड मुझे यहाँ पर गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे बताओ। मुझे ये पता है V इक्वल्स टू E इंटू में L, तो E इक्वल्स टू V बटे L हो जाएगा। तो E को मैं चाहूँ तो V और बटे का L ऊपर, ठीक है ना, वो हो जाएगा। तो यहाँ से VD कितना आ जाएगा, VD आ जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर -6 इंटू में V बटे का L। तो यहाँ पर 4.5 इंटू 10 की पावर -6 इंटू में V कितना है, V है 4 वोल्ट और L कितना है, लेंथ 0.2 मीटर। बेटा ये आ गया VD, इसको उठा के ऊपर रखूँ तो फाइनल आंसर I विल बी
4.5 इंटू 10 की पावर -6 इंटू में 4 बटे 0.2 इंटू में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू में 8.5 इंटू 10 की पावर 28 इंटू 10 की पावर -6। इसको सॉल्व करना और आपका आंसर आ जाएगा। जो कट रहा है उसको काटो। देखो एक डेसिमल से ये डेसिमल गया, ये कटा 2 अट्ठे 16, 8 हो गया बेटा। 10 की पावर को पहले निपटा देते हैं, आ जाइए। आई कितना आया, 10 की पावर को पहले निपटाइए। -6 और -19 कितना हो गया, 19, 20, 21, 22, 23, 25 हो गया, ये 25 हो गया। -25 और -6 ये हो गया -31, 28, 29, 30, 31, यानी 10 की पावर -3। यानी मैंने ये निपटा दिया, मैंने ये निपटा दिया, मैंने ये निपटा दिया, मैंने ये निपटा दिया। और मैं अब क्या बचा, बचा 8.5 इंटू 4 इंटू 4.5। ये कितना होगा भाई, 8.5 इंटू 4.5, 5 7 25, 40, 42, 5 चौका 20, 8 चौक 32, 33, 34, 5 2 8 3, 38.25, 38.25 इंटू में 4, तो 5 चौका 20, 4 दूनी 8 9 10, 8 चौका 32, 33, 4 दिए 12 और 1 13, 13,000 और यहाँ 2 डेसिमल यानी 133। तो यानी ये भी निपट गया, ये भी निपट गया, ये भी निपट गया, यानी 133 इंटू 10⁻³ यानी करंट विल बी 130 मिली एम्प्स। दिस इज योर आंसर। तो इतना करंट आएगा, ठीक है ना। तो देयर इज सो मच ऑफ कैलकुलेशन इन्वॉल्व, बट ध्यान से देखो तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कर लोगे आसानी से, ठीक। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि होना बढ़िया से पास हो जाएंगे। बाय बाय।